हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथोपीडिया। और आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे अपने आगे के टॉपिक्स। अगर आपने प्रीवियस वीडियो ध्यान से देखी है तो आपको पता होगा हमने उसके अंदर होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन की थी और आपको ये पता लगा था कि मोनोमॉर्फिज्म, एपीमॉर्फिज्म, ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म और आइडेंटिटी होमोमॉर्फिज्म किसे कहते हैं। ठीक है, ये चार टाइप के होमोमॉर्फिज्म 1, 1, 2, ट्रिवियल और आइडेंटिटी वाले हमने उस दिन किए थे। ठीक है, और आज की वीडियो में हम देखेंगे इसके आगे हमारे पास फर्दर टॉपिक्स क्या है। सबसे पहले 2-3 टर्म्स हम देखेंगे, उसके बाद हम बिल्कुल छोटे छोटे थ्योरम्स जो हमारे पास 2 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है उसको हम करेंगे। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप डायरेक्टली थर्ड चैप्टर देख रहे हैं तो फर्स्ट और फोर्थ चैप्टर ऑलरेडी अपलोडेड है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारी आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। सबसे पहले तो देखो एक टर्म आती है ऑटोमॉर्फिज्म। देखो, आपने देखा हो तो चैप्टर का नाम भी क्या है, होमोमॉर्फिज्म एंड ऑटोमॉर्फिज्म। तो सबसे पहले एक बार हम देखते हैं, हमने आइसोमॉर्फिज्म देखा था। क्या था कि अगर आपके पास एक होमोमॉर्फिज्म 1, 1 भी हो और ऑन टू भी हो तो उसे हम कहते थे आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, 1, 1 ऑन टू आपको पता ही है क्या होता है, पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया था। और अगर हम ग्रुप की जगह सेट लें तो आपने 11th-12th क्लास के अंदर भी इसके बारे में स्टडी किया होगा। ठीक है, तो हमने बात की थी कि होमोमॉर्फिज्म प्लस 1, 1 ऑन टू हो तो आइसोमॉर्फिज्म। अगर आपके पास वही आइसोमॉर्फिज्म सेम ग्रुप से सेम ग्रुप पर हो, अभी आपने बात क्या की थी कि यहाँ पर आप G1 लेते थे, यहाँ पर G2 लेते थे। अगर आपके पास ये ग्रुप सेम हो जाए, यानी कि यहाँ भी G और यहाँ भी G और इनके बीच में जो मैपिंग है वो हो जाएगी F। ठीक है, अगर आपके पास ये दोनों जो ग्रुप्स हैं ये सेम हो जाए, यानी कि G1 और G2 अलग अलग ना होकर दोनों को ही हम रिप्रेजेंट करें G से, यानी कि दोनों ही तरफ सेम आपने ग्रुप लेना है, तो यही आइसोमॉर्फिज्म आपके पास क्या बन जाएगा, ऑटोमॉर्फिज्म। यानी कि 3 प्रॉपर्टी तो अभी भी सेटिस्फाई करेगा, होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, 1, 1 होना चाहिए और ऑन टू, प्लस एक और प्रॉपर्टी इसके अंदर ऐड हो गई कि ये दोनों सेट आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल। जब तक ये दोनों सेट इक्वल नहीं होंगे तब तक आपका ऑटोमॉर्फिज्म बन ही नहीं सकता। तो आगे भी आपको अगर किसी क्वेश्चन के अंदर ऑटोमॉर्फिज्म चेक करना हो, अगर आपके पास ये सेट ही डिफरेंट है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि ऑटोमॉर्फिज्म नहीं है। अगर आपके पास ये सेट इक्वल हुए, ये दोनों ग्रुप इक्वल हुए, यहाँ पर हम सेट की नहीं ग्रुप की बात कर रहे हैं। डेफिनेशन के अंदर आपके पास था कि सेम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होना चाहिए दोनों तरफ, क्योंकि हम ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हम ग्रुप ही कंसीडर कर रहे थे, तो आपके पास दोनों ही तरफ सेम ग्रुप होगा। अगर आपके पास सेम ग्रुप नहीं है तो वैसे ही ऑटोमॉर्फिज्म नहीं हो सकता, और अगर सेम ग्रुप है तो हम चेक करेंगे कि होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं, 1, 1 की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं, प्लस ऑन टू की कंडीशन। ठीक है, तो पहली बात हमने क्या देखी आज की कि ऑटोमॉर्फिज्म क्या है। ठीक है, सेकेंडली अगर आपके पास जो होमोमॉर्फिज्म है उसके अंदर ये दोनों कंडीशन ना हो, ठीक है, डायरेक्टली हम क्या कह रहे हैं, आपके पास ये दो ग्रुप्स हैं, ये भी G और ये भी G, ये F G2G, प्लस आपने चेक करके ये बताया ये होमोमॉर्फिज्म भी है। ठीक है, ये आपने दो ग्रुप्स थे, बीच में उनके जो मैपिंग थी वो F थी, जो फंक्शन आपके पास डिफाइन था वो F से था, यानी कि G से G पर F डिफाइंड है मैपिंग, प्लस आपने चेक किया अपनी कंडीशन के साथ तो आपके पास ये चीज़ होमोमॉर्फिज्म भी है, होमोमॉर्फिज्म भी है, प्लस आपके पास दोनों के दोनों ग्रुप सेम है। तो इस तरीके के जो आपके पास कंडीशंस आएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, एंडोमॉर्फिज्म, या फिर आप कह सकते हैं इस तरीके के जो होमोमॉर्फिज्म है उसको जो आप नाम देंगे वो है एंडोमॉर्फिज्म। ठीक है, आपने ऑटोमॉर्फिज्म देखा, एंडोमॉर्फिज्म देखा, के बाद जो आपके पास नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि आप किन्हीं भी दो ग्रुप को आइसोमॉर्फिक कब कहेंगे, यानी कि अगर आपके पास कोई दो ग्रुप्स हैं G1 और G2, G1 और G2 दो ग्रुप्स हैं तो इन दोनों ग्रुप को आप
आइसोमॉर्फिक कब कहेंगे? अगर आपके पास G1 और G2 इस तरीके से है। अगर आपके पास इन दोनों के बीच में एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट हो रहा हो तो हम कहेंगे आइसोमॉर्फिक ग्रुप है ये। और आइसोमॉर्फिज्म के लिए आपको पता ही है 3 कंडीशन चाहिए, होमोमॉर्फिज्म +1 1 +2। देखो जो बच्चे ऑलरेडी चैप्टर 4th कर चुके हैं चैप्टर 3rd से पहले, उन्हें पता होगा कि कैले थ्योरम के अंदर हम यही करते थे, किसी भी चीज़ को आइसोमॉर्फिक जब हम प्रूव करते हैं या फिर उसमें भी आपको पता है ग्रुप था, तो ग्रुप को जब हमने एट लास्ट आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना है तो उसको होमोमॉर्फिज्म 1 1 और 2 तीनों ही दिखाया था। ठीक है, अब इसके बाद ये हमारे पास 3 बातें नहीं आ गई। ठीक है, अब इसके बाद जो मैंने कहा था छोटी छोटी हम कुछ थ्योरम्स करेंगे, वो देखते हैं क्या है। फर्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट देखिए क्या है। थ्योरम की स्टेटमेंट हम ध्यान से देखेंगे। इफ एफ जो आपके पास मैपिंग है वो G1 से G2 पर है और F आपको ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, F हमारे पास होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, सच डैट आपके पास G1 की जो आइडेंटिटी है वो E1 है। ये आपके पास होमोमॉर्फिज्म है, ये G1 है, ये G2 है। E1 क्या है? G1 की आइडेंटिटी है। ठीक है, और आपके पास G2 की आइडेंटिटी क्या है? E2। तो आपको क्या दिखाना है कि अंडर F E1 मैप होगा G2 की आइडेंटिटी पर, यानी कि होमोमॉर्फिज्म के अंदर क्या होता है कि आपके पास डोमेन की आइडेंटिटी कोडोमेन के आइडेंटिटी पर ही मैप होती है। ये लेक्चर 1 में भी मैंने आपको बताया था, बस हमें यहाँ पर क्या करना है, उसे प्रूव करके दिखाना है। सबसे पहले देखो, प्रूव करने के लिए हम एक एलिमेंट ले रहे हैं ए बिलोंग कर रहा है G1 में, तो आपको यहाँ से पता लगेगा F ऑफ A बिलोंग करेगा G2 में। ए आपको पता है G1 का मेंबर है, अगर अंडर F इस पे लगा देंगे फंक्शन तो F ऑफ A मेंबर आ जाएगा कोडोमेन का। ठीक है, तो आपके पास F ऑफ A E2 ये मेंबर है G2 का, ये भी मेंबर है G2 का। आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि E2 G2 की आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी है इसका मतलब क्या है? G2 के अंदर ही है। ठीक है, E2 एलिमेंट है G2 का, E1 एलिमेंट है G1 का। ये तो ऑलरेडी आपको स्टेटमेंट के अंदर दिया हुआ है ना। तो आप दो एलिमेंट, ये भी G2 का है, ये भी G2 का, इसको ऑपरेट कर रहे हो। एफ ऑफ ए के इक्वल आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, सिमिलरली ए को आप क्या लिख सकते हो? ए को आप लिख सकते हो ए इंटू E1। ठीक है, ये आपने किस तरीके से लिखा कि आपके पास, अगर आप अगेन देखें, ए E1 को ए लिख सकते हो क्योंकि ए एलिमेंट है G1 का। अभी अंडर एफ तो आपने ऑपरेट किया नहीं ना, एफ के अंदर की बात हो रही है बस। ये भी G1 का, ये भी G1 का। E1 आपको ऑलरेडी दिया हुआ आइडेंटिटी है G1 की। आइडेंटिटी तो बात की बात है, सबसे पहले हम देखेंगे G1 का एलिमेंट है। G1 का एलिमेंट होने की वजह से ये दोनों आपस में ऑपरेट हो सकते हैं। सेकेंडली, अब हमें बात इस चीज़ का यूज़ करना है कि E1 आइडेंटिटी है G1 की, क्योंकि E1 आइडेंटिटी है G1 की, जिसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं, एक एलिमेंट ग्रुप का, G1 ग्रुप का, अगर उसी ग्रुप के आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट होगा तो वही एलिमेंट आएगा। इसीलिए मैंने F ऑफ A को इस तरीके से लिख दिया था। ठीक है, अब देखो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, F ऑफ A F ऑफ E1, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म भी दिया हुआ है। होमोमॉर्फिज्म अगर ऑलरेडी हमें गिवन है तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी ही होगी, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म की हमारे पास कंडीशन ही यही थी। अब आपके पास G2 ग्रुप भी दिया हुआ है। आपको पता है कि G2 हमारे पास ग्रुप है। ये चीज़ आपने यहाँ पर इसके इक्वल दिखा दी, F ऑफ A E2 इज इक्वल टू F ऑफ A F ऑफ E1। अब आपको खुद ही क्लियर हो रहा होगा कि ग्रुप के अंदर कैंसलेशन लो तो हम लगा ही सकते हैं। ये G2 ग्रुप है, ये भी G2 का मेंबर है, ये भी G2 का मेंबर है, ये भी G2 का और ये भी G2 का। तो बाय कैंसलेशन लो आपने दोनों ही तरफ से FA को कैंसिल कर दिया और आपके पास क्या आ गया, F ऑफ E1 इज इक्वल टू F ऑफ E2। ठीक है,
तो ये थी आपके पास बहुत ही छोटी सी थ्योरम। सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना था कि यहाँ पर आपके पास E2 जो है, आपने ये नहीं देखना कि इसके ऊपर F नहीं लगा हुआ तो ये G1 का फंक्शन है, G1 का एलिमेंट है, नहीं। ऑलरेडी आपको स्टेटमेंट के अंदर दिया हुआ है कि ये जो E2 है ये एलिमेंट है हमारे पास हमारे ग्रुप G2 का। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना, अदरवाइज इस थ्योरम के अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, इसीलिए आपकी ये थ्योरम हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास 2 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है, 6 मार्क्स में तो ये नहीं आएंगे क्योंकि छोटी है। अब हम देखेंगे अपनी अगली थ्योरम। आज की वीडियो के अंदर हम ये छोटी छोटी 3 थ्योरम्स करेंगे इन टोटल, जिसमें से हमारी एक हो चुकी है, 2 और करेंगे। नेक्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट देखिए, अगर आपके पास F जो है वो मैपिंग है G1 से G2 पर, G1 और G2 दोनों ही क्या है, ग्रुप, और ये होमोमॉर्फिज्म भी आपके पास दिया हुआ है, तो आपको प्रूव करना है F ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू F ऑफ A का होल इनवर्स। ठीक है, फॉर ऑल A बिलोंग टू G1। इसमें भी आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक एलिमेंट लेना है A जो कि G1 में बिलोंग करेगा। अगर आपके पास ये एलिमेंट G1 से है तो आपके पास A इन्वर्स भी ज़रूर G1 में आएगा, क्योंकि इन्वर्स की बात हो रही है इसलिए हमने यहाँ पर इन्वर्स का यूज़ किया है। ठीक है, आपको पता है पिछली थ्योरम का यूज़ अब तो आप कर सकते हैं, आपने ऑलरेडी प्रूव कर दिया। देखो, इस थ्योरम के अंदर आप और कोई भी रिजल्ट का यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ कंडीशन ये है कि इस थ्योरम को आपने इसी थ्योरम के अंदर यूज़ नहीं करना, अदर आप कोई भी रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी जस्ट हमने दिखाया आपको। अगर आपके पास ई आइडेंटिटी है G1 की तो आपके पास F ऑफ ई आइडेंटिटी आ जाती है G2 की। तो बस आपको इसी चीज़ का यहाँ पर यूज़ करना है कि आपके पास ई आइडेंटिटी है G1 की, तो आपके पास F ऑफ ई आइडेंटिटी किसकी आ जाएगी, G2 की। तो आप F ऑफ ई को क्या लिख सकते हैं, ई को हम क्या लिख सकते हैं, अंदर वाले ई को A इंटू ए इनवर्स। ठीक है, ऑलरेडी हमें होमोमॉर्फिज्म भी दिया हुआ है तो हम इस चीज़ को ये लिख सकते हैं। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म दिया होने की वजह से ही हम इसको एक्सपेंड कर पाए हैं। ठीक है, अब आपके पास एफ ऑफ ए इनवर्स क्या आ जाएगा, ये आपके पास इनवर्स है, इनवर्स ऑफ एफ ऑफ ए। ठीक है, आपके पास ये इनवर्स किस तरीके से है, आपको साफ दिख रहा है एफ ऑफ ई, ये आपके पास आइडेंटिटी है। ये मैंने इन्वर्स क्यों लिखा, क्योंकि आपके पास एफ ऑफ ए को किसी एलिमेंट के साथ मैं ऑपरेट कर रही हूँ और ऑपरेट करने पे आइडेंटिटी आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट है ये क्या होगा, इस एलिमेंट का इन्वर्स। तो तभी मैंने यहाँ पर लिखा इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए आपके पास एक एलिमेंट था, आपने उसको दूसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेट किया तो आपके पास आइडेंटिटी आ गया। इसका मतलब क्या, दूसरे वाला एलिमेंट इन्वर्स है पहले वाले एलिमेंट का। तो एफ ऑफ ए इनवर्स यहाँ से आपके पास क्या आ गया, इनवर्स ऑफ एफ ऑफ ए। जस्ट मैंने आपको यही लिखा, एफ ऑफ ए इनवर्स क्या है, एफ ऑफ ए का होल इनवर्स। और यही मुझे इस छोटी सी थ्योरम के अंदर प्रूव करना था और वो इजीली मैंने यहाँ पर प्रूव कर दिया। कुछ भी नहीं है इन थ्योरम्स के अंदर, छोटी छोटी सी हैं और 2 मार्क्स के लिए आ जाती है एग्जाम के अंदर, तो आपने इनको भी अच्छे से करना है। नेक्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट देखिए, अगर आपके पास f जो है G1 से G2 पर होमोमॉर्फिज्म है सच दैट फॉर ऑल A बिलोंग टू G1, आपके पास ऑर्डर ऑफ A क्या है, n। तो आपको, और साथ में क्या दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ f ऑफ A इज इक्वल टू m। तो आपको दिखाना है कि m जो है डिवीज़र है n का। ठीक है, सबसे पहले तो देखो ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू n का मतलब क्या है कि A को n टाइम्स ऑपरेट करने पे आपके पास आइडेंटिटी आएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम इस पर f लगाएं तो f ऑफ e आपके पास f ऑफ n के इक्वल आ जाएगा। इसी चीज़ को मैं एक्सपेंड करके क्या लिख सकती हूँ, a अप टू n टाइम्स। देखो, हमने ग्रुप के अंदर फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी किया था, अगर मेरे पास ग्रुप का क्वेश्चन के अंदर कोई भी ऑपरेशन नहीं दिया होता, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन नहीं दिया होता, तो मैं उसको खुद से डॉट ही लेकर चलूँगी, डेट इज़ मल्टीप्लिकेशन। तो इसीलिए मैंने अभी तक के 2 थ्योरम्स में भी और इस थ्योरम में भी डॉट ही लेकर चली हूँ मैं। ठीक है, देखो, क्योंकि ये हमारे पास होमोमॉर्फिज्म है तो इसको एक्सपेंड करने पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं n टाइम्स एफ ऑफ ए। ठीक है, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए की होल रेज टू द पावर n।
n टाइम्स एफ ऑफ ए को n टाइम्स ऑपरेट करने पे उसी ग्रुप की आइडेंटिटी आ रही है। आपको एफ ऑफ आपने यहाँ पर क्या देखा कि एफ ऑफ ए को n टाइम्स ऑपरेट करने पे उसी ग्रुप की आइडेंटिटी आ रही है। ये हमारे पास एलिमेंट था G2 का, G2 के एक एलिमेंट को आप n टाइम ऑपरेट कर रहे हो और आपके पास आइडेंटिटी आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू n होगा, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि आपके पास देखो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है लीस्ट ऐसा नंबर जितने टाइम ऑपरेट करने पे उस एलिमेंट को हमें आइडेंटिटी मिले। देखो अगर मैं आपको नॉर्मली एक एग्जांपल लूँ कि आपके पास मान लो 2 को 3 टाइम्स ऑपरेट करने पे आइडेंटिटी आ रहा है, तो 2 को आप देखेंगे 6 टाइम ऑपरेट करने पे भी आइडेंटिटी आएगा और 9 टाइम ऑपरेट करने पे भी। लेकिन हम ऑर्डर जब लेते हैं तो वो नंबर लेते हैं जो लीस्ट होता है उन सभी में से, ठीक है। तो लीस्ट वाला नंबर लेने, यहाँ से हमें पता लगा कि एफ ऑफ ए को n टाइम ऑपरेट करने पे आइडेंटिटी आ रहा है, तो ऑर्डर हमारे पास या तो n होगा या n से कम होगा, बट ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है m होगा, तो ये जो n है ये उसका मल्टीपल ही होगा। तो आप डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हो m इज डिवीजर ऑफ n। इससे पहले आप एक लाइन और भी ये लिखना चाहें कि ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए डिवाइड्स एन, वो भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आपने ये लिख दिया यहाँ पे m, वो ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए ही है, तो 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आपको देखो माइंड में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि आपके पास, मैंने आपको पहले भी बताया था फर्स्ट चैप्टर के अंदर, कि आपके पास जो भी आइडेंटिटी होती है आपको उस पर फोकस करना है कि एक एलिमेंट को कितनी बार ऑपरेट करें आइडेंटिटी आ रही है। अब आप उसको 2 बार ऑपरेट करो और उसके जितने भी मल्टीपल्स हैं उतनी बार ऑपरेट करो, आपके पास आइडेंटिटी आएगा। लेकिन हम ऑर्डर के लिए लीस्ट लेते हैं, तो आपके पास एफ ऑफ ए को n टाइम ऑपरेट करने पे तो आइडेंटिटी आ ही रहा है, ठीक है। लेकिन आपके पास ऑर्डर m था, तो n जो है डिवीजर होगा m का, क्योंकि m पर तो आ रहा है आइडेंटिटी और m लीस्ट भी है, तो m के हर मल्टीपल पर भी आएगा, तो n ज़रूर उसका मल्टीपल होगा। यानी कि n उसका मल्टीपल है तो m क्या होगा, n का डिवीज़र होगा, ठीक है। ये फ़र्क तो आपको पता ही होगा कि डिवीज़र और मल्टीपल में फ़र्क क्या होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद आपको खुद से क्या करना है, एक बार एग्जाम्पल्स को गो थ्रू करना है। जिस भी एग्जाम्पल में आपको डाउट आए वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके डाउट्स वाले एग्जाम्पल कराऊंगी और साथ ही साथ वो एग्जाम्पल्स भी कराऊंगी जो मुझे खुद से इम्पॉर्टेंट लगते हैं कि हाँ वो एग्ज़ाम के अंदर आ सकते हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ लॉट ऑफ सपोर्ट। आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास ग्रुप्स के साथ शेयर कीजिए। फर्स्ट चैप्टर और फोर्थ चैप्टर ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पर, और मेट्रिक स्पेस भी साइड बाय साइड अपलोड हो रहा है, तो आप उसकी भी प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। हैव अ नाइस डे।